हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने स्टार्ट करा था अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशन होता है बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन को दो टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव से देखा था, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जो उसको एकदम डेफिनेट तरीके से एक्सप्लेन करे। पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि भाई जितने टाइम पीरियड में आपके जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स में, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब जहाँ पे फिक्स फैक्टर हमारे वेरिएबल फैक्टर बन जाए, ठीक है। और शॉर्ट रन के अंदर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब हमारा टोटल प्रोडक्शन, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। उसको हमने शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था कि जिसके अंदर हमने ये जाना था कि जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो ड्यू टू द वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होगा, और अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो वो भी वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से ही कम होगा। अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर जीरो होंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बच्चों जीरो होगा। क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो इस लास्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में LVP बोलते हैं। अभी क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइए बच्चों देखते हैं। अब लेकिन इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। की रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। की रिटर्न्स टू अ फैक्टर बच्चों क्या होता है। देखो रिटर्न्स टू अ फैक्टर की बच्चों डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज, रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल द फैक्टर्स फिक्स्ड। मैं आप लोगों को पहले एक बात बता देता हूं कि हम लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारा वेरिएबल फैक्टर्स होता है, सेकंड हमारा फिक्स फैक्टर्स होता है। हमें दो फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को पढ़ना है। तो इसके अंदर बच्चों यही बात करी गई है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब क्या हो गया, मतलब टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज, हमारे टीपी में इंक्रीज, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारे टीपी में इंक्रीज होना, किसकी वजह से इंक्रीज होना, ड्यू टू वन फैक्टर। यहाँ पर किस फैक्टर की बात बच्चों कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है बच्चों वेरिएबल फैक्टर की बात, यहाँ पर कर रहा है बच्चों वेरिएबल फैक्टर्स की बात। एंड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स, यानी कि फिक्स फैक्टर, यानी कि फिक्स फैक्टर्स तो आपके फिक्स रहेंगे, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज होने की वजह से जब टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करेगा तो उसी इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास कुछ वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर 0, वेरिएबल फैक्टर्स 1, वेरिएबल फैक्टर्स 2, वेरिएबल फैक्टर्स 3, वेरिएबल फैक्टर्स 4, और इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास निकल कर आता है टीपी, हमारे पास निकल कर आया टीपी। जो जीरो वेरिएबल फैक्टर्स में हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत आपको दिमाग में रखने वाली बात है। मान के चलो जैसे ही मैं एक लेबर लेकर आया, मेरा टोटल प्रोडक्शन हो गया 10, सेकंड लेबर लेकर आया, टोटल प्रोडक्शन हो गया मेरा 30, तीसरी जैसे ही लेबर लेकर आया, टोटल प्रोडक्शन हो गया मेरा 45, और जैसे ही मैं फोर्थ लेबर लेकर आया, टोटल प्रोडक्शन हो गया मेरा 52। तो बच्चों जैसे ही मैंने मान के चलो एक लेबर को मैंने इंक्रीज करा तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ, 10 से इंक्रीज हुआ। जैसे ही मैंने एक और लेबर को इंक्रीज करा तो मेरा 20 से इंक्रीज हुआ। एक और लेबर को इंक्रीज करने के बाद मेरा टोटल प्रोडक्शन 15 से इंक्रीज करा। ऐसी करके हर जगह, और यहाँ पर कितने से इंक्रीज, 7 से इंक्रीज हुआ। तो जितना भी बच्चों आप लोग देख रहे हो ना, ये जो लिखा हुआ है ग्रीन से, ये बच्चों मेरे क्या है, रिटर्न। ये बच्चों मेरे क्या है, रिटर्न। रिटर्न मतलब ये रिटर्न बताता है क्या, इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, कि टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब ये जो रिटर्न हो रहा है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है बच्चों, वेरिएबल फैक्टर्स, मुझे बोला ना वन फैक्टर, एक फैक्टर की वजह से हो रहा है और दूसरा फैक्टर फिक्स रहता है। जो फैक्टर फिक्स रहेगा वो फिक्स फैक्टर, और जो फैक्टर चेंज होगा वो होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर, रॉ मटेरियल्स। जनरली हम लोग लेबर से ही एग्जाम्पल लेते हैं।
तो ये जो रिटर्न हुई यहाँ पर, जो हमें प्रोडक्शन हमें को लोगों को मिला, वो प्रोडक्शन किसकी वजह से मिला बच्चों? वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। और यही यहाँ पर ये चीज गिवन है कि रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन की टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है एक फैक्टर की वजह से, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से, उसी को बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। और एक बात बहुत अच्छी दिमाग में रखने वाली ये है कि एक फैक्टर फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स फैक्टर जो है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि वेरिएबल फैक्टर वर्क किस पे करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स हमारे फिक्स फैक्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं। और फिक्स फैक्टर क्या रहता है? हमारा अनचेंज रहता है। यानी कि हमारे पास मान के चलो एक मशीनरी है तो एक ही मशीनरी होगी, वन पीस ऑफ लैंड है तो हमारे पास वन पीस ऑफ लैंड होगा। अगर उस एक मशीनरी के ऊपर मैं कोई भी लेबर नहीं लगाता तो मेरा प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अगर एक मशीनरी के ऊपर एक लेबर लगाऊंगा तो 10 प्रोडक्शन होगा, एक मशीनरी के ऊपर 2 लेबर लगाऊंगा तो 30 प्रोडक्शन होगा। तो यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स साथ में मिलकर काम करते हैं। खाली वेरिएबल फैक्टर्स भी होंगे तब भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिक्स फैक्टर वहां पर रहता है, बट वो फिक्स फैक्टर कैसा होता है? अनचेंज रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा इन द शॉर्ट रन। अब इसी जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है ना, इसी से एक चीज निकल कर आई, क्या हमारा? स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, आओ इसको देखते हैं एक बार कि ये भला क्या है। पहली बात, इसके जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, जो आप लोगों को बिल्कुल समझना है और काफी पेपर में पूछा जाता है, उसके आप लोग बच्चों सिनोनियम जरूर याद कर लेना कि इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। यानी कि रिटर्न टू अ फैक्टर का जो लॉ होता है वो ये होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि जो फैक्टर में जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है वो वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा है, वो वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा है। इसी वजह से इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस भी बोला जाता है, और इसको बच्चों रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके सिनोनियम जरूर याद करके रखना। कभी कभी एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनियम का यूज करके भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एलवीपी होता क्या है। देखो, एलवीपी को समझना है ना तो पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल का मैं पहले से फॉर्मेट बना के लेकर आया हूँ, सो डेट हम आपका टाइम कम वेस्ट होगा। मैंने बोला फिक्स फैक्टर मान के चलो, एक केस स्टडी हम लोग लेके चलते हैं। सपोज करो एक फार्मर है राम, ठीक है। राम के पास वन पीस ऑफ लैंड है, एंड ही वांट्स टू ग्रो wheat ओवर दैट लैंड। जो उसके पास लैंड है वो राम उसके ऊपर क्या उगाना चाहता है बच्चों? व्हीट उगाना चाहता है, गेहूं उगाना चाहता है। तो बच्चों एक बात बताओ, इस केस में गेहूं उगाने के केस में राम को क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक फिक्स फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट रन के बारे में बात करेंगे तो एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर तो चाहिए होगा ना प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर जो उसके पास है वो एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि वो सेम रहेगा। फिक्स फैक्टर हमारा बच्चों क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? वो हर केस में बच्चों क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट उसको फिक्स फैक्टर के ऊपर, यानी कि जो उसकी खेत की जमीन है उसके ऊपर उसे लेबर भी तो चाहिए काम करने को, अदरवाइज उसका प्रोडक्शन होगा कैसे? तो राम क्या करता है? राम ना कुछ पॉसिबिलिटीज बनाता है कि भाई मेरे को प्रोडक्शन करना है, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो मेरे पास फिक्स फैक्टर है, लैंड है, उसका मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करूं, यानी कि उस लैंड पे मैं ज्यादा से ज्यादा गेहूं किस सिचुएशन में कमा सकता हूं, किस सिचुएशन में उगा सकता हूं जहां पर मेरा खर्चा कम से कम आए। तो सीधी सी बात है, देखो लैंड तो उसके पास है ही, तो उसका खर्चा बढ़ेगा कब? जब लेबर बढ़ेगी। तो वो लेबर को इस अकॉर्डिंगली बढ़ाएगा कि बढ़ती हुई लेबर के साथ उसका प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है? क्योंकि ज्यादा लेबर भी लगा देगा और प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं हो रहा तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका कॉस्ट किस टाइम पर सबसे कम रहेगा और प्रोडक्शन किस, मतलब कॉस्ट सबसे कम रहना चाहिए, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए किस टाइम पर रहेगा? जिस टाइम पर उसकी लेबर मैक्सिमम आउटपुट उसे निकाल कर दे रही है। आओ बच्चों इसको एक बार देखते हैं। राम क्या कहता है? राम कहता है ठीक है, मैं एक फिक्स सेक्टर पे एक लेबर लगाऊंगा, तो वो लेबर मुझे कितना काम करके देगी? टोटल 10 यूनिट। मुझे कितना काम करके देगी वो लेबर? 10 यूनिट्स काम करके देगी। मैं मान लेता हूँ ये मेरी लैंड है, फिक्स फैक्टर मेरा लैंड है, वेरिएबल फैक्टर मेरी लेबर है, ठीक है। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट यूनिट्स की फॉर्म में निकलेगा। तो राम कहता है कि भैया मैं एक लैंड के ऊपर एक लेबर लगाऊंगा तो मेरी 10 यूनिट्स निकल कर आएंगी।
फिर वो कहता है कि अगर मान के चलो मैं एक लेबर को बढ़ा के मैं एक लैंड के ऊपर 2 लेबर कर देता हूं, तो ऑफकोर्स ही बात है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक लेबर पूरी लैंड के ऊपर तो काम नहीं कर सकती, एक से ज्यादा ही लेबर चाहिए। तो जैसे ही वो सेकंड लेबर लगाता है तो उसका प्रोडक्शन 10 से कितना हो जाता है बच्चों, 30 हो जाता है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। फिर वो कहता है चलो जब लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एक और लेबर बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। वो लेबर को बढ़ा के 3 कर देता है, वो लेबर को बढ़ा के 3 कर देता है, तो उसका प्रोडक्शन सपोज करो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद राम क्या करता है बच्चों, एक और लेबर बढ़ाता है, यानी कि लेबर बढ़ा के उसने 4 कर दी। अब एक लैंड के ऊपर 4 लेबर काम कर रही है, तो उसका प्रोडक्शन सपोज करो 52 हो गया। इसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 52 हो गया। लेबर राम क्या करता है, एक और लेबर को बढ़ाता है, यानी कि लेबर 5 हो गई, बट उसका प्रोडक्शन 52 रहा। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्यों हो रहा है ऐसा। और जैसे उसने एक और लेबर बढ़ाई, लेबर होगी 6, तो उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 48 हो गया। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम इस चीज में होगी कि सर ये क्या चल रहा है, हमेशा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन एक जगह पर रुक गया, फिर कम भी हो रहा है, क्या है ये, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। आप ज्यादा से ज्यादा लेबर होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना। हाँ, आप अपनी जगह ठीक है, बट उसके साथ बच्चों आपने एक दूसरे तरीके से ये चीज नहीं सोची कि सपोज करो बेटा हर एक फिक्स फैक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम लिमिट होती है। सपोज करो एक मशीनरी है, एक मशीनरी है, एक एग्जांपल लो। तो मशीनरी मान के चलो मैक्सिमम एक दिन में कितना चल सकती है, हमने बोला मैक्सिमम एक दिन 24 घंटे चल सकती है, 24 घंटे से ज्यादा तो कोई मशीनरी चलेगी ही नहीं। क्लियर है। और मैक्सिमम एक लेबर एक दिन में कितना काम कर सकती है, फॉर एग्जांपल हमने कहा एक लेबर एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है। तो अगर मुझे इस मशीनरी से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो कितनी लेबर लगानी पड़ेगी, जब एक लेबर 8 घंटे काम करेगी तो 24 घंटे काम करने के लिए मुझे 3 लेबर चाहिए। यानी कि हर फिक्स फैक्टर की बच्चों क्या होती है, एक एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ठीक है। अब सपोज करो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब कि भाई यहाँ पर वो फिक्स फैक्टर जो है आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर देगा। दूसरा एग्जांपल ये लेके चलते हैं कि जैसे ही राम ने अपनी उस लैंड के ऊपर लेबर को इंक्रीज करा, तो पहले प्रोडक्शन आप देख रहे हो बढ़ रहा है, क्लियर बात है नहीं, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर इवेंचुअली एक टाइम पर क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, उस लैंड की भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि जहां पर वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो मैक्सिमम आउटपुट देने के बाद अगर आप और लेबर उसके ऊपर इंक्रीज करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि ज्यादा लेबर उस लैंड के ऊपर काम करने लगेंगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अगर उस लैंड के ऊपर काम करेंगे तो उनमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बात है समझ में, वो बातचीत में ज्यादा लग सकते हैं। हो सकता है वहां पर जगह की कमी पड़ने की वजह से लोग अपना काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से काम रुक भी सकता है। ठीक है। और हो सकता है लड़ाई झगड़े हो गए, मारपिटाई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने जितना प्रोडक्शन करा है वो प्रोडक्शन खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद अगर आप उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स को इम्प्लाई करोगे मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद, तो इवेंचुअली ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो अपना काम ढंग से ना कर पाए। बहुत सारे रीजन उसके पीछे हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, वो बातचीत में लग सकते हैं, उनके पास काम करने की जगह ही ना बचे, कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो इवेंचुअली उसका आउटपुट एक ही निकलेगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा या फिर प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, ज्यादा वेरिएबल फैक्टर एक फिक्स फैक्टर पर लगाने की वजह से, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर जाने की वजह से। तो अगर हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें, तो हमने लास्ट क्लास में मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना सीखा था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को देखूं तो पहला वाले में मार्जिनल प्रोडक्ट सपोज करो 10 आया, ठीक है। सेकंड वाले में मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, एक लेबर यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितने से इंक्रीज कर रहा है बच्चों, 20 से। पहले वाले को डैश ले लेते हैं, पहले वाले को डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 से इंक्रीज करा, यानी कि एक लेबर और बढ़ने की वजह से मेरा कितना प्रोडक्शन और हुआ, 20 और बढ़ गया। फिर यहाँ पर मैंने एक लेबर को और इंक्रीज करा, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया, 15 से बढ़ गया। फिर यहाँ पे मैंने एक और लेबर को इंक्रीज करा तो मेरा प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया। फिर मैंने एक और लेबर को जब इंक्रीज करा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, यानी कि जो ये मैंने 5th लेबर यहाँ पर जो लगाई वो किसी काम की है ही नहीं, वो तो लेबर बेकार है ना मेरे लिए। और फिर उसके बाद फिर भी राम के अंदर चुल्ली थी, तो राम ने क्या करा, एक और लेबर को इंक्रीज करा और उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, -4, यानी कि वो लेबर तब नुकसान कर रही है आकर। तो इसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे का रीजन सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कि यही कि जब ज्यादा लेबर को एक वेरिएबल एक फिक्स फैक्टर के ऊपर इम्प्लाई कर दोगे तो स्टार्टिंग में तो यार बढ़ेगा प्रोडक्शन, बट इवेंचुअली क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बातचीत में लग सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है।
इन कुछ रीजंस की वजह से बच्चों क्या होता है, प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बात है या नहीं है बच्चों, इतना बताओ मेरे को, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना यस सर क्लियर है, ठीक है। और अब इसके अंदर आप अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप बच्चों देख रहे होंगे तो बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों ने अगर किसी ने नोटिस करी होगी तो वो नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में लेबर को इंक्रीज करा, यानी कि एक लेबर से मैंने 2 लेबर करी, तो मेरा प्रोडक्शन 20 से इंक्रीज करा। मेरा प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज करा, 20 से। और यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज कर रहा था, 10 से। तो देखो अगर आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देख रहे होंगे तो जो मेरा एडिशन हो रहा है, जो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो पहले वाले प्रोडक्शन तेज इंक्रीज हो रहा है कि पहले 10 इंक्रीज हुआ था 20 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा प्रोडक्शन का फेज नंबर 1 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये मेरे प्रोडक्शन का फेज हो सकता है नहीं हो सकता कि इस जगह पर आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन 10 से 30 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी क्या कर रहा है यहाँ पर, इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है बट एट इंक्रीजिंग रेट। देखो तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि जितना टीपी पहले इंक्रीज हुआ था उससे ज्यादा तेजी से टीपी अगली बार इंक्रीज कर रहा है, तो एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। तो फेज 1 हमें क्या बताता है, फेज 1 हमें बताता है कि हमारा टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगली बार जो हमारा टीपी, जो हमारा नया नेक्स्ट फेज जो हमारा निकल कर आया, आप इस नेक्स्ट फेज में क्या देख पा रहे होंगे बच्चों, यानी कि ये वाला फेज देखो कि मेरा प्रोडक्शन 30 से 45 हुआ, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 45 से 52 हुआ, इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 52 से 52 मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से इंक्रीज ही हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्लियर है, तो जो मेरा सेकंड फेज आया उसके अंदर भी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज तो कर रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि यहाँ पर 10 से 30 हुआ था, कितना तेज इंक्रीज करा, बट नेक्स्ट टाइम 30 से 45 ही रह गया। तो एक दिमाग में डाउट आया यार, जब पहले इंक्रीज हुआ था 20 की स्पीड से इंक्रीज करा था, बट अब 15 से क्यों इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद 7 से इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि फेज 2 हमें बोलेगा, फेज 2 हमें बोलेगा बच्चों कि फेज 2 के अंदर जो टीपी इंक्रीज तो करेगा, फेज 2 के अंदर हमारा टीपी इंक्रीज तो करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर है, और जो लास्ट वाला फेज हो जाएगा, लास्ट वाला फेज हो जाएगा बच्चों उसके अंदर देखो अब क्या होगा, 52 से 48 हो गया नहीं हो गया, तो लास्ट वाले फेज के अंदर यानी कि जो फेज नंबर 3 होगा, उस फेज नंबर 3 में मेरा टोटल प्रोडक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि हमने ये चीज देखी कि जब आप एक फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स को इंप्लाई करते चले जाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, वो फेज नंबर 1 होगा कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट पे, ये फेज नंबर 1 हो गया। फिर फेज नंबर 2 स्टार्ट हुआ, तो फेज नंबर 2 में क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और इवेंचुअली फिर फेज नंबर 3 आ जाएगा जहां पर आपका टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। और इसी पूरी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि यही तो थ्योरी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देता है कि आप अगर फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स को लगाते चले जाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, और इवेंचुअली टोटल प्रोडक्शन ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भक्कड़ मचा दी ना आप लोगों ने, आप ही लोग तो भेड़ बकरी की तरह भर रहे हो लेबर को, जबकि काम नहीं है तब भी भर रहे हो, तो इवेंचुअली वो आपको फायदा नहीं नुकसान देगा। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, अब ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि LVP स्टेट्स दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, यानी कि एक इनपुट की क्वांटिटी को हम अगर हम इंक्रीज करते रहेंगे, यहाँ पर एक इनपुट, कौन सा इनपुट चेंज हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर, अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहेंगे और अदर फैक्टर्स को फिक्स रखेंगे, यानी कि फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन इनिशियली तो इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। बात आई समझ में कि इनिशियली स्टार्टिंग में तो वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, देन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करेगा, और फाइनली यानी कि थर्ड स्टेज पर, ये फेज नंबर 2 था,
ठीक है। और इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये फेज नंबर 3 था, तो फेज नंबर 1 था, तो फेज नंबर 1 पे इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फेज नंबर 2 पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। फिर फाइनली जो फेज नंबर 3 यानी कि लास्ट फेज था, लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेज थी, उसके अंदर वो नेगेटिव रेट यानी कि वो डिक्रीज हो गया, टोटल प्रोडक्शन ही कम होना स्टार्ट हो गया। तो अब बच्चों आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग एक फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, तो स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा, वो इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद इवेंचुअली एक फेज ऐसा आएगा कि जहां पर हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो है नहीं, कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों इसको ना ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझते हैं, इसको एक ग्राफ की हेल्प से हम लोग बच्चों समझते हैं, इसको आइए देखते हैं, इसको एक ग्राफ की हेल्प से बच्चों हम लोग थोड़ा समझते हैं, आइए देखिए। बच्चों इसे मैं मान लेता हूँ टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो यानी कि ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ऊपर वाले ग्राफ में वाई एक्सिस को मैंने टोटल प्रोडक्ट माना, नीचे वाले ग्राफ में वाई एक्सिस को मैंने क्या बोलते हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट माना, और दोनों में एक्स एक्सिस को एक ही चीज माननी है, क्या मेरे को वेरिएबल फैक्टर्स। आइए देखिए, यानी कि मैंने 6 वेरिएबल फैक्टर लिए थे, तो एक्स एक्सिस पर 6 वेरिएबल फैक्टर को मार्क कर लो, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। और यहाँ पर आओ ले लेते हैं 10 यूनिट्स ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, और ये हो गया हमारा कितना 60। 10 20 30 40 50, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से ग्राफ बन गए, ठीक है। अब इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके ऊपर हम लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखिए, प्लॉटिंग करना हम लोग इनके ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले टोटल प्रोडक्ट की प्लॉटिंग करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट वन वेरिएबल फैक्टर देख रहे हैं ना, तो हमें इसको इग्नोर करना है, फिक्स फैक्टर को इग्नोर करना है, इन दोनों को ही हमें चेक करना है। तो एक लेबर पर 10 यूनिट्स हमारा टोटल प्रोडक्ट था, तो लेबर जब हमारी एक थी तो हमारा 10 हमारा क्या था टोटल प्रोडक्ट था, यानी कि पहला पॉइंट हमारा इस जगह पर आएगा, हमारा पहला पॉइंट बच्चों इस जगह पर आएगा, ठीक है। फिर 2 से 30 पर, यानी कि 2 से 30 पर किसी हमारा इस जगह पर आएगा लगभग लगभग, ठीक है। फिर 3 पे जो था हमारा 45 था, 3 पर हमारा कितना था 45 था, यानी कि कुछ ना कुछ इस जगह पर आएगा, ठीक है, लगभग लगभग इस जगह पर आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा 4 पर 52 था, हमारा 4 पर जो था वो 52 था, यानी कि कुछ इस जगह पर आएगा। फिर 6 पर भी हमारा 52 था, यानी कि कुछ इस जगह पर आएगा, ठीक है। फिर 6 भी हमारा कितना था 48 था, यानी कि कुछ इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा, यानी कि कुछ इस जगह पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी क्या होगी बच्चों प्लॉटिंग होगी। तो आइए इसको कनेक्ट कर देते हैं, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट बन गया, ये बच्चों मेरा टोटल प्रोडक्ट बन गया। आओ अब मार्जिनल प्रोडक्ट को देखता हूँ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था 10 20, 10 था, 1 पर कितना था बच्चों 10 था, ठीक है। और 2 पर कितना था 20 था, 2 पर कितना था बच्चों 20 था। 3 पे कितना था 15 था, फिर 7 था, 3 पर कितना था 15 था, यानी कि कहीं इस जगह पर होगा। फिर 4 पे कितना था 7 था, यानी कि कुछ इस जगह पर होगा, ठीक है। 5th पर क्या था बच्चों, 5th पे 0 था, फिर -4 था,
फिफ्थ बच्चों 0 था, उसके बाद क्या था बच्चों -4 था, यानी कि कुछ इस जगह पर आएगा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है ना, आइए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। लो बच्चों, मैं इसको कनेक्ट कर, तो ये बच्चों मेरा टोटल प्रोडक्ट है और ये मेरा क्या है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आया। तो ठीक है, ग्राफ आप लोगों ने देख लिया कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आओ इनके बीच में ना रिलेशन चेक करते हैं। अब अब देखो, जब हमारे वहां पर 3 फेज बने हैं तो यहाँ पर भी बच्चों कितने फेज बने होंगे, 3 फेज ही बने होंगे। आइए देखो, क्लियर है, आओ देखते हैं। तो बच्चों पहला फेज क्या था, पहला फेज क्या था, पहला फेज वहां खत्म हो रहा है जहां पर एमपी मेरा मैक्सिमम है। लो, तो पहला फेज बच्चों क्या था, पहला फेज बच्चों ये था। पहला फेज मेरा ये था, सेकंड फेज मेरा ये था, और बाकी रहा फिर हमारा थर्ड फेज। तो ये मेरा क्या है, ये बच्चों मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट फेज है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट फेज। ये मेरा क्या है, फर्स्ट फेज। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेकंड फेज, सेकंड फेज। ये मेरा क्या है, थर्ड फेज। अब आप अगर इसमें ना कुछ गौर कर पा रहे होंगे तो आप इसके अंदर बच्चों क्या ही गौर कर रहे हैं, एक बार देखिए। अगर आप इसके अंदर कुछ गौर कर पा रहे होंगे तो बच्चों आप क्या गौर कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो पहले फेज में क्या है, पहले फेज में क्या मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है पहले फेज में। हाँ, पहले फेज में मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। पहले फेज में मेरा प्रोडक्ट टीपी इंक्रीज कर रहा है बट एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और जो सेकंड फेज है यानी कि ये वाला जो फेज है, इस फेज के अंदर भी मेरा क्या कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट पर अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो क्या ग्राफ आपको झुकता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, क्या आप देख रहे हो ग्राफ झुक रहा है, आगे नहीं झुक रहा, तो डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, और फिर इवेंचुअली इस थर्ड फेज के बाद एक फेज ऐसा आया यानी कि ये वाला, जहाँ पे टीपी क्या हो गया, देखो नीचे जा रहा है, यानी कि टीपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टीपी क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो ये 3 फेज निकल कर आया, फिर नहीं आए आए। अब अभी इसी फिगर के अंदर से मैं इन दोनों के बीच में यानी कि मैं रिलेशन बता सकता हूँ, मैं रिलेशन बता सकता हूँ टीपी और एमपी में। मैं रिलेशन बता सकता हूँ बच्चों टीपी और एमपी में, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। आओ देखो रिलेशन देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, जब तक बच्चों एमपी इंक्रीज कर रहा था क्या मेरा टीपी भी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा अगर एमपी इंक्रीज कर रहा है, व्हेन एमपी इंक्रीज, अगर मेरा बच्चों एमपी इंक्रीज कर रहा है तो मेरा टीपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग, एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज कर रहा है किस पे, इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। सेकंड है व्हेन एमपी डिक्रीज कर रहा है, व्हेन एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर एमपी मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो एमपी ने डिक्रीज करना स्टार्ट करा बट इट इज पॉजिटिव, लेकिन मेरा एमपी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब तक पॉजिटिव रहेगा, तब तक पॉजिटिव रहेगा, तो मेरा टीपी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टीपी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर है। थर्ड रिलेशन इनके बीच में क्या निकल कर आया, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, जब एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, तो मेरा टीपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टीपी क्या कर रहा है बच्चों, टीपी मेरा डिक्रीज कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फोर्थ रिलेशन इसके अंदर ये है कि टीपी इज मैक्सिमम
कि मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा व्हेन MP क्या हो जाएगा, 0, व्हेन MP इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर ना एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। वो पॉइंट होता है ये वाला, यानी कि जिस जगह पे फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पर की टीपी ने इंक्रीजिंग रेट छोड़कर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। मैं दोबारा से बताता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जहां पर इन्फ्लेक्ट हुआ, किसमें इन्फ्लेक्ट हुआ, टोटल प्रोडक्ट के ग्राफ में इन्फ्लेक्ट हुआ। और वो इन्फ्लेक्ट क्यों हुआ? वो इन्फ्लेक्ट होने का रीजन ये था कि अब टोटल प्रोडक्ट जो है बच्चों, अब अगर आप समझ पाओगे तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज कर रहा था ऐसे, फिर इंक्रीज कर रहा है वो ऐसे, तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलोगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्यों हुआ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? रेट की वजह से। किसकी वजह से? रेट की वजह से, क्योंकि इस वाले एरिया में तो इंक्रीजिंग रेट की वजह से इंक्रीज हो रहा था, और यहां पर किसकी वजह से हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट की वजह से। तो ये रेट में चेंज आने की वजह से ही क्या आया बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। मतलब इस पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है, और इसी की वजह से एक पॉइंट आया हमारा क्या, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी की वजह से हमारा एक पॉइंट आया बच्चों, वो है हमारा क्या, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आई होप आप लोगों को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। अब इसके assumptions को एक बार देख लो। सर दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। फील्ड ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहां पर भी प्रोडक्शन की बात होगी ये लॉ वहीं पर अप्लाई करेगा। ये लॉ अप्लाई वहीं करेगा जहां प्रोडक्शन की बात होगी, कंजम्पशन में अप्लाई नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई नहीं करेगा। ये अप्लाई वहीं करेगा जहां पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, मैंने पहले ही बताया था, हमें एजम्पशन यही लेके चलनी है कि ये शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा है। और शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि दो फैक्टर होंगे, एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर। दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू ऑल फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। देखो इसके अंदर जो हमने फिक्स फैक्टर माना जो कि चेंज नहीं होता, तो फिक्स फैक्टर में कोई भी फैक्टर मान सकते हैं जो कि फिक्स रहने वाले हैं, कि लैंड मान सकते हैं, मशीनरी मान सकते हैं, बिल्डिंग मान सकते हैं, प्लांट मान सकते हैं। क्लियर है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लगा है। ये अरे बच्चों पेन गिर गया, एक सेकेंड। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। देखो जरा, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना प्रोडक्शन के अंदर, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। क्यों रहेगी वो कांस्टेंट? क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया तो हो सकता है हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाए और इस तरीके से हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट इज अज्यूम्ड दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम imperfect substitute of each other beyond a certain limit, beyond a certain limit। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को भी वो एग्जांपल दिया था कि किस तरह से अगर हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर पे लगाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट तक फिक्स फैक्टर आपको फायदा देगा, फिर उसके बाद फिक्स फैक्टर की लिमिट से, मतलब फिक्स फैक्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके ऊपर अगर आपने वेरिएबल फैक्टर्स को लगा दिया तो फिक्स फैक्टर आपको नेगेटिव प्रोडक्शन देगा। ये मैंने बताया था, आप लोगों को नहीं बताया था। अब ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो एक सर्टेन लिमिट तक, जैसे कि मैंने बताया था, अभी एग्जांपल दिया था कि एक मशीनरी के ऊपर जो मैक्सिमम लेबर लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए 3 लेबर। अगर आप 3 लेबर से ज्यादा मशीनरी के ऊपर लगाओगे, मान के चलो आपने 4 लेबर लगाई, ठीक है, तो ये मशीनरी क्या करेगी, आपको नेगेटिव प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगी। ये मशीनरी आपको नेगेटिव प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगी। अगर आप इस ग्राफ इसमें भी आप देखकर आप समझ पा रहे होंगे, तो पॉइंट नंबर 4 पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे तो 52 भी तो मैक्सिमम है, लेकिन 52 मिल रहा है 5 लेबर के पास। मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट पे। तो 4 लेबर की कॉस्ट बच्चों ज्यादा आएगी या 5 लेबर की कॉस्ट ज्यादा आएगी? बच्चों 5 की ज्यादा आएगी, तो हमें 4 को लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट भी कम रखनी है। क्लियर है। तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है या नहीं है? हर प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे पहुंचने की सोचेगा, नहीं सोचेगा कि 4 लेबर को रखता हूं तो मेरा 52 मैक्सिमम प्रोडक्शन मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो राम यही सोचेगा ना। तो बच्चों अब इस पॉइंट के बाद जैसे ही हमने लेबर बढ़ाई, यानी कि जो ये वाला फेज स्टार्ट हुआ, ये वाला, इस फेज में एक्चुअली क्या होगा कि ये जो वेरिएबल फैक्टर है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे फिक्स फैक्टर के। फिक्स फैक्टर के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे, यानी कि
अब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आपको 4 के बाद प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सीधी सीधी बात है, आपको फिक्स फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 4 के बाद प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है, 4 लेबर के बाद अपना 52 के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्शन बढ़े, तो आपको अपना फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि फिक्स फैक्टर की बजाय हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर लेंगे, तो नहीं होगा। फिक्स फैक्टर अब वेरिएबल फैक्टर अब फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं बचा। बात आ गई समझ में आप लोगों के? क्लियर है? तो आपको 52 अगर के बाद अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आपको फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में जाके फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर अब मना कर देगा कि भैया अब मैं फिक्स फैक्टर की जगह नहीं ले सकता। अब आप फिक्स फैक्टर को ही बोलो, वही इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो फिफ्थ एजम्पशन यही बोलता है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ एजम्पशन है, इट इज अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने फोर्थ लेबर के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ लेबर लगाई, फोर्थ लेबर के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ लेबर लगाई, वो कामचोर हो, वो लेबर निकम्मी हो। जैसे बच्चों हम लोग अपना काम चोरी करते हैं ना पढ़ाई के टाइम पर, आप लोग करते हो नहीं करते कि आपको जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए आप नहीं पढ़ रहे? ऐसा इसमें बोला कि ऐसा नहीं है। लेबर इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि जितना काबिल लेबर नंबर 1 है उतनी ही काबिल लेबर नंबर 6 है, जितनी काबिल लेबर नंबर 2 है उतनी काबिल ही लेबर नंबर 5 है। ये लेबर की कमी की वजह से प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा, ये प्रोडक्शन कम इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर के ऊपर ज्यादा लेबर को इनपुट कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेबर को गाली मत दो, लेबर की गलती नहीं है, लेबर की गलती नहीं है। बात आ गई आप लोगों के समझ में? कोई प्रॉब्लम? एक जो लास्ट इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बचता है, लास्ट जो बचता है वो बचता है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी एंड एमपी, ये इस टॉपिक के अंदर लास्ट एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बचता है। आइए इस डिस्कशन को भी कर लेते हैं। ग्राफ के थ्रू समझते हैं, बहुत समझना आसान होगा। ये बच्चों मेरा क्या वाई एक्सिस, ये बच्चों मेरा क्या एक्स एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा क्या हो गया वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स। बच्चों ये मेरे क्या हो गए वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हमने यहाँ पे एपी भी ले लिया और यहाँ पर हमने एमपी भी ले लिया। 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से इस चीज को देख लो जरा। बच्चों एमपी का ग्राफ हमने अभी पीछे देखा था। एमपी का ग्राफ कैसे बनता है? एमपी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि पहले एमपी इंक्रीज करेगा, फिर जाके क्या कर देगा डिक्लाइन करेगा, फिर एक टाइम पे एमपी 0 हो जाएगा, फिर एक टाइम पे एमपी नेगेटिव चला जाएगा। तो ठीक है, ये मेरा किसका ग्राफ है? ये मेरा एमपी का ग्राफ है। यहाँ नहीं लिखता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर लिखता हूँ। ये बच्चों मेरा एमपी का ग्राफ है। ऑन द अदर साइड यहीं से स्टार्ट हुआ किसका? मेरा एपी का ग्राफ। क्या स्टार्ट हुआ? मेरा एपी का ग्राफ स्टार्ट हुआ। कुछ एपी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बच्चों बनेगा। एपी का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, तो जो येलो वाली लाइन आप देख रहे हो वो मेरा एपी का ग्राफ है, और जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो बच्चों वो मेरा एमपी का ग्राफ है। आइए इस चीज को एक बार देखते हैं, अब इनके बीच में ना रिलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन देखो इनके बीच में। तो रिलेशन नंबर 1 अगर आप देख पा रहे होगे बच्चों, ध्यान से देखना। जब तक मेरा एमपी यानी कि ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर है, जब तक मेरा एमपी ग्रेटर है किसके? एपी के। जब जब मेरा एमपी ग्रेटर है किसके? एपी के, तो मेरा एपी इंक्रीज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? मेरा एपी इंक्रीज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? जल्दी बताओ इसे देख। हाँ स्टूडेंट्स, मेरा एपी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मेरा एमपी का ग्राफ ऊपर है, देखो मेरा एपी भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आया जहां पर कि मेरा एपी क्या हो गया? बराबर हो गया किसके? एमपी के। जहां पर एपी बराबर हुआ एमपी के, तो एपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एपी क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम। ठीक है, फिर एक थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज में बच्चों क्या बोल रहे हैं कि एमपी, अब आप देख रहे हो ना ग्रीन वाली लाइन येलो वाली लाइन के नीचे पहुंच गई, यानी कि एमपी क्या पहुंच गया? एपी से कम हो गया। तो इस केस में क्या करेगा? एपी डिक्रीज करेगा। एपी इज फॉलिंग या फिर एपी इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग के साथ साथ राइजिंग भी लिख सकता हूँ कि एपी क्या कर रहा है? एपी राइज कर रहा है, एपी राइज कर रहा है। ठीक है, और एक जो नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें लास्ट चैप्टर है क्या? एपी कैन नेवर बी नेगेटिव। एपी कैन नेवर बी नेगेटिव। एपी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं। तो बच्चों ये था
आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। सारी चीज़ें इस चैप्टर की मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो जाते जाते मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इन वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। और इन नोट्स को आप हमारे साइंस एंड फन के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। गुड बाय।